हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए, हम अपनी पिछली कक्षा में 2-3 कक्षाओं में एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट के सेकंड पॉइंट को, जिसमें हमने पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार की असेसमेंट पढ़नी थी। पूर्व सूचक आकलन, निदानात्मक आकलन, फिर उसके बाद रचनात्मक या विकासशील आकलन, और आज का हमारा टॉपिक है, फोर्थ है ये पॉइंट। 3 प्रकार का आकलन हम पढ़ चुके हैं और आज ये फोर्थ और लास्ट पॉइंट है समेटिव असेसमेंट, जिसका नाम है योगात्मक या सारात्मक आकलन। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने सबसे पहले आकलन के वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही वीडियो में आपने 2 प्रकार का आकलन मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। प्रोग्नोस्टिक मतलब पूर्व सूचक आकलन, फिर डायग्नोस्टिक का मतलब निदानात्मक आकलन। और उसके बाद हमने 2 कक्षाओं में पढ़ा फॉर्मेटिव असेसमेंट को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रचनाशील या विकासशील या रचनात्मक आकलन। ठीक है, आपको याद आ गया होगा सब कुछ। आज उसी का ही लास्ट पॉइंट है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। समेटिव असेसमेंट, ये जो समेटिव शब्द है, पहले इसी पे मैं बात करूंगी। तो ये बना है समेशन से। ठीक है, समेशन से बना है। समेशन का मतलब क्या होता है? कुल जोड़ या फिर योग। ठीक है, समेटिव शब्द बना है समेशन से, और जिसका मतलब क्या है? कुल जोड़ या फिर योग। और इसी आधार पर इस आकलन को हिंदी में क्या कहते हैं? योगात्मक या सारात्मक आकलन। योगात्मक या सारात्मक आकलन। ठीक है, शब्द का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया और किस तरह से इसे समेटिव असेसमेंट को हिंदी में योगात्मक या सारात्मक आकलन कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई इसके ये किस शब्द से मिलके बना है उसकी बात। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, और उसके बाद जिस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रोफेसर एस.के. दुबे ने हमारी हेल्प की थी, उनकी डेफिनेशन ने हमारी हेल्प की थी कि जिससे हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या है या वो कैसे की जाती है वो समझ में आ गया था। उसी तरह से यहाँ भी प्रोफेसर दुबे आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप मेरी बात को सुनिए। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? इस आकलन में बच्चे के जितने भी व्यवहार के पक्ष हैं उन सब से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये आकलन पूरी तरह से सहयोग करता है। इस आकलन में क्या किया जाता है कि बच्चे से संबंधित, उससे संबंधित सारी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसके बाद उन सूचनाओं का संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है और फिर निर्धारण किया जाता है। क्योंकि आकलन का मतलब ही क्या है? लास्ट में निर्णय तक पहुंचना, राय बनाना, निर्णय लेना, यही तो है आकलन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले उसके संपूर्ण व्यक्तित्व कह लो या उसके संपूर्ण जीवन से संबंधित हम सूचनाएं एकत्रित करेंगे और उसके बाद उन सूचनाओं का संश्लेषण विश्लेषण करके निर्धारण करेंगे या बच्चे के बारे में राय बनाएंगे। तो ये आकलन क्या कहलाता है? सारात्मक या योगात्मक आकलन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? योग हो रहा है सभी चीज़ों का। हम संपूर्ण व्यक्तित्व से सूचनाएं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, संपूर्णता का भाव आ रहा है, इसलिए इस आकलन को कहते हैं सारात्मक। सार होना, निचोड़ होना किसी चीज़ का। और यहाँ पे योग का मतलब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने पूर्व सूचक आकलन की बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था
कि शिक्षण से पहले बच्चे की जिन आवश्यकताओं के बारे में शिक्षक के द्वारा पता लगाया जाता है वो आकलन होता है पूर्व सूचक आकलन। यानी पहले सूचना प्राप्त करनी, शिक्षण से पहले बच्चों के बारे में सारी सूचना प्राप्त करना। निदानात्मक की थीम कुछ अलग थी, फॉर्मेटिव की थीम कुछ अलग थी। फॉर्मेटिव में तो जैसे आपको याद ही होगा, अपने अभी पढ़ा ही है, निदानात्मक में हम कारणों का पता लगाते थे और फॉर्मेटिव में हम क्या करते थे कि जो कक्षा में पढ़ाया है बच्चे को शिक्षक ने तो वो चेक करेगा कि उसके पढ़ाए हुए को बच्चे ने अपने दैनिक जीवन में कितना प्रयोग में लिया है, यानी उसको जो सैद्धांतिक ज्ञान मिला है उसको उसने व्यवहारिक रूप में अपने व्यवहार में लिया है या नहीं लिया है, या दैनिक जीवन में वो उसका प्रयोग कर रहा है या नहीं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट थी। लेकिन यहाँ पे ये समेटिव असेसमेंट योग है, जोड़ है, इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, तो जब हमने बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर दी तो वैसे भी इसका एरिया, तो वैसे भी इसका क्षेत्र तो वैसे भी व्यापक हो गया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं सारात्मक या योगात्मक आकलन। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या किया जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पक्षों से सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। तो ये जो सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी ये करेगा कौन, तो शिक्षक करेगा। इसलिए इस आकलन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो बच्चों से बात करता है और फिर सूचनाएं एकत्रित करता है, यानी वार्ता जो है इसमें एक हाई स्केल की वार्ता होती है जिसमें से सब कुछ जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसे क्या कहिए, उसे चाहिए बच्चे के बारे में सारी डिटेल। तो जब तक वो बच्चे के व्यवहार को देखेगा नहीं, बच्चे के साथ बात नहीं करेगा शिक्षक, तब तक वो सूचनाएं एकत्रित नहीं कर सकता। तो इसमें बच्चे को भी पता होता है कि उसका आकलन किया जा रहा है, बच्चा भी पूरी तरह से जागरूक होता है। ठीक है, तो ये है इसकी एक, हम कह सकते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आधार क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब आएंगे प्रोफेसर दुबे। प्रोफेसर दुबे क्या कहते हैं, एक परिभाषा देते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे, प्रोफेसर एस के दुबे क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है। एक व्यापक योगात्मक आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों के शैक्षिक, आप भी साथ साथ में इसे लिख लो, शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यावहारिक मूल्यांकन करती है। ठीक है, क्या करती है, तीन वर्ड यहाँ पे आए हैं, इसको ऐसे ही समझना, शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावहारिक। यहाँ पे ये बात हो रही है, तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये है प्रोफेसर एस के दुबे के द्वारा दी गई सारात्मक या योगात्मक आकलन की परिभाषा। ये अर्थ भी बताएगी और इसके साथ ये परीक्षा में तो काम आने वाली है, तो आप इसे नोट डाउन करके रखें, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है ये। प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं योगात्मक आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है। देखिए, जब मैंने ये कह दिया
कि सभी स्तरों की सूचनाएं लेके आनी है, सभी पक्षों की सूचनाएं लेके आनी है, तो ये वैसे भी व्यापक प्रक्रिया हो गई। कुछ क्षणों में कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया तो रहेगी नहीं ये, क्योंकि ये लंबी चलेगी, तो ये क्या है, व्यापक है, क्योंकि इसमें सभी स्तर आ रहे हैं, इसमें सभी पक्ष आ रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, छात्रों का क्या क्या कौन कौन से स्तर से लेके आएगी सूचनाएं, तो शैक्षिक सूचनाएं लेकर के आएगी, व्यक्तिगत लेकर के आएगी और व्यवहारिक लेके आएगी। देखिए जब इन तीनों को आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको वैसे ही स्पष्ट हो गया होगा। शैक्षिक क्षेत्र से सब कुछ उसकी जानना है, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र से सब कुछ जानना है, इसके साथ ही उसके व्यक्तिगत यानी कि घर तक भी जाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात की, शैक्षिक क्षेत्र की बात की तो ठीक है, अभी क्लास तक की बात है, स्कूल तक की बात है। अब जब व्यक्तिगत बात आ गई तो इसका मतलब क्या करना होगा, उसके खुद तक पहुंचना होगा, उससे बात करनी होगी। फिर इसके अलावा उसके घर वालों से भी बात करनी होगी। पर्सनल लाइफ में जाना है तो फैमिली के बिना कैसे काम चलेगा, तो फैमिली तक भी जाना होगा। इसके अलावा उसके कुछ और फ्रेंड्स होंगे स्कूल के अलावा, वहाँ तक भी जाना हो सकता है, रिलेटिव तक जाना हो सकता है, आस पड़ोस तक जाना हो सकता है। और फिर व्यवहारिक का मतलब उसके व्यवहार को चेक करना। केवल वो क्लास में कैसा करता है यही नहीं देखना है आपने संपूर्णता लेकर के आनी है अपने आकलन में। तो एक शिक्षक को कितना काम करना पड़ेगा, देखो शैक्षिक पक्ष को लेके आएगा, व्यक्तिगत पक्ष को, व्यवहारिक पक्ष को, इन तीनों पे काम करना है। और इसके साथ ही छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है कि किस स्तर पर कितना विकास हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा, उन्हीं के जो शब्द हैं वो क्या है, योगात्मक आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, आप इसको मेरे साथ अभी के अभी याद कर सकते हो, ठीक है, और परीक्षा में हमारे बहुत ही काम आएगी ये। तो ये है प्रोफेसर एस के दुबे, जिन्होंने योगात्मक या सारात्मक आकलन के बारे में ये बात कही है। चलो, हमने कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है, इसके बाद हमने एक डेफिनेशन भी कर ली है, और अब हम पढ़ेंगे सारात्मक या योगात्मक आकलन की विशेषताएं, ठीक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना टॉपिक में, तो टॉपिक की क्लैरिटी और बढ़ती जाती है कि अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है। तो विशेषताएं भी कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत ही मदद करने वाली हैं। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहली विशेषता है इसकी वो है निर्णयन की प्रक्रिया। निर्णयन की प्रक्रिया, निर्णयन मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन डिसीजन लेगा, तो डिसीजन लेगा शिक्षक। तो इसमें अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा डिसीजन लिया जाता है बच्चे के संबंध में, ठीक है। पहले शिक्षक क्या करेगा, सारी शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर के आएगा, उसको एकत्रित करेगा, उसके बाद उनका संश्लेषण, विश्लेषण करेगा और उसके बाद लास्ट में निर्णय लेगा। निर्णयन की एक प्रक्रिया है, इसमें लास्ट में डिसीजन मेकिंग का काम शिक्षक के द्वारा किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट पे डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि ये बच्चा इस स्तर पर ऐसा है या ये बच्चा ऐसा कर सकता है, इसको आगे प्रमोट किया जाना चाहिए, या फिर अभी इस पर यहाँ पे इसी क्लास में इसको दोबारा से टाइम लगाना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, एकदम निचोड़ कर देना है, निचोड़ निकाल दिया किसी बात का, इसीलिए इसका नाम है योगात्मक आकलन। तो ये कैसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णयन की प्रक्रिया है। इसके बाद जो अगली चीज है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आयु स्तर का ध्यान रखा जाता है। आयु स्तर व विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया है। आयु स्तर व विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया है।
देखिए इसमें क्या किया जाता है, जब इसमें डिसीजन लिया जाता है या हम ये कह सकते हैं आकलन किया जाता है, तो आयु स्तर को, बच्चे के आयु स्तर को ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर ही जो सूचनाएं एकत्रित करनी है उनके मेथड को अपनाया जाता है। क्योंकि सूचनाएं एकत्रित करने के बहुत सारे साधन होते हैं, आपको पता है। इंटरव्यू ले सकते हो आप उसका जा करके, या उसके समाजमिति प्रणाली को अपना सकते हो, प्रश्नावली भरा सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से आकलन किया जाता है। मात्रात्मक या गुणात्मक आकलन मैंने आपको बताया था ना, तो उसके उपकरणों के रूप में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो यहाँ पे उसके आयु स्तर के अकॉर्डिंग ही टेक्निक या मेथड का चयन किया जाएगा। इसके अलावा जो विषय वस्तु है, जिस बारे में आप उससे जानना चाहते हैं, उस पर आपको ध्यान फोकस करना होगा। आप इधर उधर नहीं घुमाएंगे किसी बात को, बल्कि आप टू द पॉइंट फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें आयु स्तर और विषय वस्तु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब जो इसका तीसरा बिंदु है वो है, ये है परीक्षण आधारित प्रक्रिया। परीक्षण आधारित प्रक्रिया का मतलब क्या, कि इसमें परीक्षण किया जाता है, टेस्ट बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे से, जो बच्चे को पढ़ाया गया है शैक्षिक रूप से या बच्चे को सिखाया गया है कक्षा में, उसका टेस्ट लिया जाता है। अब ये टेस्ट दो प्रकार से हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझो, आपने बच्चे की गणितीय क्षमता को चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो चैप्टर्स, जो यूनिट, जो प्रश्नावलियाँ आपने बच्चे को मैथ्स की करवा दी हैं, आप उनमें से बच्चे को प्रश्न दे दो कि अब तुम मुझे हल करके दिखाओ। अगर बच्चे ने कर दिया तो इसका मतलब आपका पढ़ाया हुआ उसे अच्छे से समझ में आया है। और अगर उसे वो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसे दोबारा से समझना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो उसको समझाया था, जो सिखाया था, वह उसको चेक करो। कैसे चेक करोगे, कि उसने व्यवहारिक जीवन में उसको कितना लिया है। आपने उसको मनी का चैप्टर कराया, आपने उसको टाइम का चैप्टर कराया, या आपने उसको इकाई यूनिट्स बताने के लिए कुछ चैप्टर्स कराए मैथ्स के। तो अब आप देखो कि आप जब उससे पूछते हो कि आप एक पानी को नापने के लिए या उसके दूध को मापने के लिए, लिक्विड को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज़ करोगे। तो ये यहाँ पे क्या है कि आप उसको पता भी नहीं है, उसका परीक्षण ले रहे हो और उसके व्यवहारिक ज्ञान को चेक कर रहे हो कि जो उसने सीखा था, जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते थे कि जो उसने सीखा है उसको चेक करना है किसमें, कि व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में वो उसको कितना प्रयोग में ले रहा है। तो समेटिव में फॉर्मेटिव भी आएगा, समेटिव में पूर्व सूचक भी आएगा, समेटिव में निदानात्मक भी आएगा। बात समझ रहे हो। समेटिव लास्ट वाला ये जो फोर्थ है समेटिव असेसमेंट, इसमें वो तीनों प्रकार की असेसमेंट आ सकती है। पूर्व सूचक भी इसमें आएगी, निदानात्मक भी इसमें आएगी, रचनात्मक भी इसमें आएगी, प्रोग्नोस्टिक भी इसमें आएगी, डायग्नोस्टिक भी इसमें आएगी और फॉर्मेटिव भी आएगी। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, सारात्मक या योगात्मक आकलन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे परीक्षण भी दो प्रकार से हम ले सकते हैं। पहला प्रकार तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रश्न दे दिए, अब बच्चे ने सॉल्व करके दिखाना कि उसको कितना समझ में आया है। और दूसरे प्रकार में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान को, उसने दैनिक जीवन में इस मैथ्स का कितना प्रयोग किया है, उसको भी चेक कर सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, परीक्षण आधारित प्रक्रिया है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है, ये कौशल विकास की प्रक्रिया है। कैसी है, कौशल विकास की प्रक्रिया। कौशल विकास की प्रक्रिया ये बच्चे को कुशल बनाती है। आप ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा जहाँ पे आपने उसका शैक्षिक सूचनाएं उसकी ग्रहण कर ली, व्यक्तिगत सूचनाएं ग्रहण कर ली, इसके साथ ही आपने उसकी व्यवहारिक या कह सकते हैं व्यक्तिगत व्यवहारिक सारी सूचनाएं लेकर के आए हो, और उसके बाद आप जो है एक डिसीजन ले रहे हो, तो अब क्या होगा, वो जो निर्णय है वो सहायक होगा बच्चे के
बच्चे को कुशल बनाने में या बच्चे में कौशल का विकास करने में। अब आपके पास जो मेन पॉइंट होगा वो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर बच्चा इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा था या बच्चा इस वजह से किसी प्रॉब्लम में है, तो हम क्या करेंगे, उसकी उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और इससे बच्चे के जो भी कमियां रह गई थी पहले सीखने में, अधिगम में, वो अब दूर हो जाएंगी। तो ये क्या है, कौशल विकास की प्रक्रिया है, बालक में कुशलता लेकर के आती है। जो डिसीजन होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, उससे हम बच्चे के बारे में जब सब कुछ जान चुके होंगे तो अब क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और सुधार करने से किसे हेल्प मिलेगी, बच्चे को मिलेगी। करेगा कौन, शिक्षक करेगा। चाहे वो टीचिंग मेथड में सुधार की ज़रूरत है या बच्चे को पर्सनल अटेंशन या पर्सनल जो उसकी प्रॉब्लम थी आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसकी समस्याओं को हल करके आप उसे कौशल की ओर बढ़ाएंगे, उसमें कुशलता का विकास करेंगे। तो एक ये विशेषता हो गई कि ये कैसी विशेषता है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये कौशल विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वो ये कहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बच्चे को पता होता है कि उसकी असेसमेंट की जा रही है। ठीक है, तो जो 5th पॉइंट है वो ये बताता है कि बच्चे को पता है कि उसकी असेसमेंट हो रही है। तो इसमें क्या है, बच्चे में जागरूकता का विकास होता है। ठीक है, बच्चा जागरूक होता है, उसको पता है मेरी असेसमेंट हो रही है, मेरे से सूचनाएं पूछी जा रही हैं। क्योंकि देखो व्यक्तिगत लेनी है तो आप कैसे जाकर के दूसरों से उसके बारे में पूछोगे, व्यक्तिगत तो वो खुद बताएगा ना, आपको उससे बात करनी पड़ेगी एज अ टीचर अपने स्टूडेंट से, अगर आपने उसके रिलेटेड सारी सही सूचनाएं प्राप्त करनी है तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो बच्चे को पता होता है कि ये मेरा आकलन हो रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, मेरे अच्छे के लिए ही पूछा जा रहा है, तो मुझे सही सब कुछ बताना है। तो इसमें ये जो प्रक्रिया है वो बच्चे को पूरी तरह से जागरूक करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जागरूकता का विकास होता है छात्र में। और टीचर तो वैसे ही जागरूक रहेगा तभी वो सूचनाएं एकत्रित कर पाएगा। अगर वो जागृत अवस्था में नहीं होगा तो वो कैसे सूचनाएं एकत्रित करेगा, उसको तो अपनी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से कह सकते हैं कि सूक्ष्म तरीके से उनका प्रयोग करना पड़ेगा ज्ञानेंद्रियों का। तो इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट बिंदु है वो ये कहता है कि इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें छात्रों के कार्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। छात्रों के कार्य व्यवहार का अध्ययन, यानी वो जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं वहां पे उन्हें काम करते हुए देखा जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना व्यवहारिक सूचनाएं भी लेकर के आनी है, तो व्यवहारिक सूचनाएं कब आएंगी, जब उनको काम करते हुए उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड एवं अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, तो इसमें ग्रेड या फिर अंक दिए जाते हैं बच्चे के असेसमेंट में। तो जो ग्रेड या अंक मिलते हैं उससे हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने ये ग्रेड ली है या बच्चे ने इतने अंक लिए हैं, तो क्या बच्चे को आगे प्रमोट किया जाना चाहिए या बच्चे को अभी यहीं पे इसी क्लास में रखना है। क्योंकि आकलन का काम ही क्या है, निर्धारण करना, डिसीजन लेना। तो इस तरह से ये डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके, हमने विशेषताएं पढ़ ली हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये विशेषताएं ज़्यादा हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में भी हमें इनकी विशेषताएं ही देखनी होगी। अभी इसकी विशेषताएं रहती हैं, आप ये समझ लो 5-6 पॉइंट और हैं इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। इसके साथ ही इसके लाभ हैं, इसके सीमाएं हैं और इसके प्रकार भी हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट लिए जा सकते हैं वो भी हैं। तो अभी ये चैप्टर बड़ा है, ये टॉपिक बड़ा है, अभी 1-2 क्लासेस इसमें लगने वाली हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाला आप जो फॉर्मेटिव थी या फिर उससे पहले पूर्व सूचक या उससे पहले निदानात्मक वाली आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देखो।
आपको ये चारों अच्छे तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हमेशा आता ही है, इम्पॉर्टेंट है। उन तीनों को पढ़ लोगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस समय क्या है, वो तीनों आई हुई हैं। इसीलिए इसका नाम योगात्मक यानी कि योग यानी कि जोड़, या फिर सारात्मक यानी कि सबका इकट्ठा होना, सार होना, समरी होना। इसलिए इसका नाम ऐसा है क्योंकि उसमें वो तीनों प्रकार की असेसमेंट आ गई है। तो अगर नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो वो भी देख लो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ये आज 7 बिंदु हमने विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ लिए हैं, और पहले हम अगली कक्षा में पहले यही कंप्लीट करेंगे विशेषताएं, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस।